हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। और आप लोगों की बहुत ज़ोर शोर से पढ़ाई चल रही होगी क्योंकि एडीओ का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। तो आप लोग, आशा है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है BCW का FLT1 जो आज ही हुआ है वो FLT1 को लेकर के आए हैं। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि FLT1 का क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से, इसमें GS1 का मतलब कि GS का जो है वो सारा क्वेश्चंस है। और इसमें सारा ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, साइंस है, सारा का क्वेश्चन देखेंगे और एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। जितना बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन हो सकेगा हम लोग उस तरह से करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख सकें। अगर अभी तक आप लोगों ने सरकारी सेवक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए ताकि हम जो है इस तरह से वीडियोस बनाते रहे आप लोगों के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन भी लेकर के आए हैं, इसमें कुछ एडिशनल चीज़ भी ऐड किए हैं। और ये सिर्फ स्टार्टिंग में साइंस का क्वेश्चन है, साइंस में ही नहीं किए हैं। इस तरह से जो है साइंस का ये क्वेश्चन 10 लगभग 20-22 क्वेश्चन जो साइंस के हैं। और ये देख रहे हैं, आप लोग भी दिखा देते हैं कि हम लोग क्या क्या आज करने वाले हैं। साइंस का क्वेश्चन हो गया 21 तक, 22 से जो है कौन सा क्वेश्चन, फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो हम लोग तो स्टार्ट करेंगे साइंस के क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन पहले हिस्ट्री का देख लेते हैं, फिर जो हम लोग साइंस का क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, ताकि आप लोगों को ये ना लगे किसी से कि कोई सेगमेंट करेंगे, पूरा का पूरा करवाएंगे। आप लोग लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, हु वाज द ब्रिटिश कमांडर एट द बैटल ऑफ द बक्सर। बैटल ऑफ द बक्सर, सबसे पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है कि बैटल ऑफ द बक्सर हुआ कब था। तो बैटल ऑफ द बक्सर कब हुआ था? 1764 में। ठीक है, 1764 में बैटल ऑफ द बक्सर हुआ था। और पूछ रहा है क्वेश्चन में ब्रिटिश कमांडर कौन था। ठीक है, तो ब्रिटिश कमांडर कौन था? हेक्टर मुनरो जो थे वो ब्रिटिश कमांडर थे। और ये जो है जब ये हुआ था लड़ाई, ये किसके किसके बीच में हुआ था ये पूछा भी जाता है। बैटल ऑफ बक्सर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। एक्सप्लेनेशन में जो दिया हुआ वो भी हम लोग देखेंगे और हम कुछ एडिशनल फैक्ट भी इसमें जोड़े हैं जो कि BPSC पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला तो बैटल ऑफ बक्सर का डेट इंपॉर्टेंट है, वो कब हुआ था? 1764 में हुआ था। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो है कौन से लड़े थे? हेक्टर मुनरो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से हेक्टर मुनरो थे। और इधर जो कौन कौन थे? कंबाइन आर्मी जो है मीर कासिम थे, नवाब बंगाल सुजाउद्दौला, नवाब अवध थे। और मुग़ल एम्पायर शाह आलम सेकेंड। ये जो कंबाइन आर्मी था और एक साइड से कौन था? वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से मेजर मुनरो था। तो ये तो हो गया कि जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसमें कुछ और एक्सप्लेनेशन ऐड करना चाहिए था BCW को, जो कि नहीं किया है। तो कोई बात नहीं, हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहला चीज़ ये कि इस बैटल के बाद में जो एक ट्रीटी होता है, वो ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जब बहुत बार पूछा जाता है कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है कौन सा ट्रीटी हुआ था, तो वो कौन सा हुआ था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। कब हुआ था? 1765 में। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके इसके बीच में साइन हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकेंड। ये बार पूछा था। बहुत ये लगता है कि मेजर मुनरो लड़े तो उन्हीं को वही किए होंगे, लेकिन नहीं, वो ऑप्शन में ये देगा, आप गलत करके आ जाइएगा। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है किसके बीच में साइन हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और शाह आलम द्वितीय के बीच में साइन हुआ था। ठीक है, और दूसरा बात, यही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जो है दीवानी राइट जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट जो दे दिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। और ये टर्निंग पॉइंट भी है। और ये दीवानी राइट जो है किसके कौन कौन से रीजन में दिया जाता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 प्रांत का जो है, 3 प्रोविज़न का जो है वो दीवानी राइट्स जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कलेक्ट करने का दे दिया। मतलब कि इसमें क्या करता है? रिवेन्यू कलेक्ट करने का पावर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये क्वेश्चन में पूछता है।
तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो बैटल ऑफ बक्सर को हम लोग जो जितना हो सकता था उतना तो जान चुके हैं। क्वेश्चन अगर पूछेगा भी इतना सही पूछेगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो आगे हम लोग हिस्ट्री का ही आगे क्वेश्चन है, ये सब देखते ही रहेंगे। ये तो आपको बस इसी तरह बता दिए कि हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, ताकि आप लोग घबराइए नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है साइंस का है। तो कौन सा क्वेश्चन है पहला सॉरी, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज द फ्यूल इन न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में जो कौन सा फ्यूल यूज होता है, ये कौन सा होता है, ये जो है ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम जो है यूज होता है। ठीक है, सी नंबर ये यूज होता है। और सबसे हम लोग जो है ये देखते हैं कि हर क्वेश्चन में एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं फ्यूजन या फ्यूजन से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ देता है। तो उसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए जो है छोटा सा चीज़ हम लोग देखेंगे। ये देख लीजिए, आपको कभी भी फ्यूजन और फ्यूजन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फ्यूजन सबसे पहले हम लोग फ्यूजन देखते हैं। फ्यूजन में क्या होता है, एक छोटा सा चीज़ लिखा हुआ है, हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियर इज स्प्लिट इनटू 2 स्मॉल न्यूक्लियर। फ्यूजन में क्या होता है, कोई भी बड़ा सा जो है न्यूक्लियस जो होता है उसको छोटे छोटे न्यूक्लियस में जो है बांट दिया जाता है। बांटने का जो है रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। बस दिमाग में इतना रखिए, अगर कोई चीज़ को तोड़ना होगा, कोई बड़ा चीज़ है उसको तोड़ करके छोटा छोटा 2 पार्टिकल में अगर हम लोग अलग करते हैं, वो क्या होता है, फ्यूजन होता है। और वहीं फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, द लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन, यहाँ पे क्या होता है, कंबाइन टू फॉर्म द हैवियर न्यूक्लियस। यहाँ पे फ्यूजन में क्या होता है, दो अगर कोई छोटा छोटा एलिमेंट है उसको अगर मिला करके हम बड़ा एलिमेंट बनाते हैं तो वो जो है फ्यूजन रिएक्शन होता है। जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन को मिला करके जो है हमेशा क्या बनता है, हीलियम। ये क्या हो गया, फ्यूजन रिएक्शन। यही जो है क्या किस में होता है, सन में होता है। सन इसीलिए सन में पूछा जाता है कौन सा रिएक्शन होता है, वहाँ कौन सा होता है, फ्यूजन होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है हीलियम, 2 हाइड्रोजन मिल करके जो है हीलियम बनता है। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा गया था, इसीलिए आप लोग ये याद रखेंगे। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ। इसमें सबसे पहला तो फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन का क्या हो गया, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। और कौन कौन सा होता है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन का आइसोटोप जो है वो भी जो है फ्यूजन के रिएक्शन में काम आता है। ड्यूटेरियम बता ही दिए, ट्राइटेरियम भी बता ही दिए। और commonly used in the experimental fusion reactor and stars। ठीक है, तो ये किस में यूज होता है, ये जो फ्यूजन में होता है और स्टार्स में होता है। और फ्यूजन का सबसे और चीज़ क्या होता है, यूरेनियम। और एग्जांपल में क्या दिया गया है, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239। ये किसका है, ये जो है फ्यूजन फ्यूल है, ये फ्यूजन फ्यूल है। इसीलिए जो है ये तो होगा नहीं, तो इसीलिए आप लोग ये चीज़ देख लिए, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को। आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें आप लोग ये देखिए फ्यूजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है फ्यूजन और फ्यूजन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्यूजन में क्या होता है कि स्प्लिट होता है, अगर कोई बड़ा न्यूक्लियस है उसको 2 अलग अलग या फिर अलग स्मॉल पार्ट में जो डिफरेंट मतलब कि स्प्लिट करता है, बांटता है, उसको फ्यूजन बोलते हैं। और फ्यूजन में क्या होता है, कंबाइन होता है। अगर 2 छोटा छोटा न्यूक्लियस है उसको कंबाइन करके जोड़ करके अगर बड़ा न्यूक्लियस बनता है, वो क्या होता है, फ्यूजन होता है। सन में कौन सा रिएक्शन होता है, तो फ्यूजन रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच मिरर इज यूज बाय द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो है कौन सा मिरर का यूज करता है, डेंटिस्ट कौन सा मिरर का यूज करता है, कॉनकेव मिरर का यूज करता है। ठीक है, डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर because when the object is placed between the mirror and the focal length if the form the virtual erect and the magnified image। जब क्यों यूज करता है, क्योंकि जो है इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है और हमेशा मैग्नीफाइड बनता है। वो मैग्नीफाइड मतलब कि बड़ा दिखाता है। तो इसीलिए डेंटिस्ट लोग हमेशा क्या करता है, कौन सा मिरर का यूज करता है, वो जो है कॉनकेव का करता है। ठीक है, कॉनकेव का ये तो हम लोग देख लिए। लेकिन एक चीज़ और पूछा जाता है कि व्हीकल्स के साइड में साइड मिरर या हेडलाइट में जो यूज होता है वो कौन सा मिरर होता है, वो जो कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। सॉरी किधर गया, मिरर यूज इन द व्हीकल्स फॉर द साइड एंड द रियर व्यूज।
इसके लिए कौन सा यूज होता है, कॉनकेव होता है। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो है एरिया अंडर जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्प्लेसमेंट को करता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को करता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब कि क्या हो गया, वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस पे हो जाएगा और टाइम जो है वो वेलोसिटी वाई एक्सिस पे हो जाएगा और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। इसके बाद मतलब कि इसका क्या होगा कि ये जो कर्व जो होगा, एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू द वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। इसीलिए वेलोसिटी जो वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए जो है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है रिजल्टेंट में आएगा। तो आप लोग जो है ये नॉर्मल सा याद करके रख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन जो हमेशा पूछता है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, तो क्या करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट करेगा। और दूसरा चीज़, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो जो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रहेगा तो वो क्या होगा, हमेशा वो जो है चेंज इन वेलोसिटी होगा, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। और स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी होगा, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखें, यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये तीनों डायरेक्ट पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, व्हेन अ बॉडी इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल फोर्स, कह रहा है कि जब ये देखिए सर्कुलर, मतलब कि ये एक सर्कुलर मोशन, यहाँ पे जो है कोई बॉडी जो है मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, ठीक, ये सेंटर है, ठीक है, ये ऐसे करके मूव कर रहा है मान लीजिए। तो ये जो मूव कर रहा है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एक्ट जो है वो किधर करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमेशा किधर करेगा, सेंटर की ओर जो है एक्ट करेगा, ठीक है, सेंटर की ओर एक्ट करेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, टुवर्ड द सेंटर। मतलब इसका एग्जांपल छोटा सा आप लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक कोई आप रस्सी लीजिएगा और उसको आप लोग बचपन में भी किए होंगे, उस रस्सी में कोई एक वेट वाला चीज़ बांध दीजिए और उसको गोल गोल घुमाइए। अगर उसको हाथ से थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा या रस्सी टूट जाएगा तो वो डायरेक्ट जो है वो बाहर की ओर मूव करने लगेगा। तो वो जो अंदर के, जब तक वो गोल सर्कुलर मोशन जो है हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, वो जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हो रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किधर मूव करता है, वो सेंटर के टुवर्ड द सेंटर की ओर जो वो मूव करता है। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कभी भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, वर्क डन इज जीरो व्हेन, वर्क डन जो है कब जीरो होगा। तो वर्क डन जीरो कब होगा, सबसे पहले देखिए वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगा, इसका मतलब जब डी जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्क भी जीरो हो जाएगा। ये समझ रहे हैं, डी जीरो होगा क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में है। ये इक्वेशन का सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा जो अगर तीनों में से कोई भी चीज़ जीरो होगा तो वो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो इन द सेंस वर्क डन इज जीरो, क्योंकि वर्क क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, डिस्प्लेसमेंट के और थीटा के। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें से कोई भी चीज़ जो है अगर जीरो होगा, एक होगा तो तीनों हो जाएगा, ठीक है। इन द सेंस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ पे क्या फोर्स जो है परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना सी नंबर में, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के इन द सेंस कि थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कॉस थीटा जीरो मतलब हेंस द वर्क भी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। इसीलिए आंसर क्या होगा, आंसर जो है बोथ बी एंड सी। फोर्स इज अप्लाई बट नॉट डिस्प्लेसमेंट अकर, फोर्स जो अप्लाई होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कोई अकर नहीं होगा, और फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तभी जाकर के जो है हमारा वर्क डन भी जो है वो जीरो होगा, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे सारा का सारा जितना भी टेस्ट सीरीज होता है एडिटोरिया का, BCW का या फिर और भी अदर इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। और कोई अगर डिस्कशन हो तो आप लोग वहाँ पर डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक सरकारी सेवा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर लीजिए,
ताकि आपको समय समय पे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन क्या करा, इफ़ द मास ऑफ अर्थ इज डबल्ड, इफ द मास ऑफ अर्थ इज डबल बट रेडियस रिमेन द सेम, द वैल्यू ऑफ जी। कह रहा है अगर अर्थ का मास जो डबल कर दिया जाए और रेडियस को रिमेन सेम रखा जाए तो जी पे क्या असर पड़ेगा। एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ये जो है जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये जो नॉर्मल फार्मूला होता है। ठीक है, क्या करा है, इफ़ द मास इज डबल, अगर मास को डबल मतलब क्या करा है कि ये जो ग्रेविटी एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जी के है और एम के है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, तो वो जो है आर स्क्वायर के। ठीक है, जी बढ़ेगा तो जी एम भी बढ़ेगा, अगर ग्रेविटी कांस्टेंट बढ़ेगा तो आर स्क्वायर जो है घटेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मास इज डबल, मास जो डबल कर दिया गया वाइल द आर इज रिमेन कांस्टेंट, और आर को जो है कांस्टेंट रखा गया, देन द जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी जो है डबल हो जाएगा। ठीक है, बिकम डबल, तो बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द मास, सॉरी क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, टाइम पेंडुलम का जो है फॉर्मूला क्या होता है, टी 2π√L/g, ये फॉर्मूला होता है। टी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, √L, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जी के है। तो कह रहा है टाइम पीरियड इज सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, किसके पे डिपेंड करता है, तो ये जो है किसके पे करता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ पेंडुलम भी बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, एम्पलीट्यूड पे नहीं करता, मास ऑफ बॉब ये सब पे भी नहीं करता, सिर्फ जो है लेंथ ऑफ पेंडुलम पे करता है, एल पे करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अल्कलाई मेटल बिलोंग्स टू विच ग्रुप, अल्कलाई मेटल बोल रहा है कौन से ग्रुप में बिलोंग्स करता है, ये जो है ग्रुप 1 में करता है। अल्कलाई मेटल किस पे करता है, ग्रुप 1 में। अल्कलाई मेटल इंक्लूड्स द लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम एंड कैल्शियम, ये सब जो है ये ग्रुप 1 का मेटल है, और ये सारा के इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एल्कलाई मेटल। और ग्रुप 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक, ग्रुप 2 क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और इसमें कौन सा है, इसमें जो है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है, बेरियम है, रेडियम है, ये सब सारा किस में है, ग्रुप 2 में है, और उसको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन। और ग्रुप 17 में क्या है, हेलोजन्स जो है वो किस में है, ग्रुप 17 में। ग्रुप 18 सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये किस में है, नोबल गैस और इनर्ट गैस, ये किस में है, ग्रुप 18 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ BCW इसमें नहीं दिया एक्सप्लेनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम यहाँ पे आप लोगों को नोट डाउन कर दिए। तो ग्रुप 18 में कौन आ जाता है, हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, ठीक है, ये सब जो है रेडॉन आता है, और ये सब कितना है, ग्रुप 18 का है, ये क्योंकि ये सब क्या है, नोबल गैस है। ओके, तो 8 का क्या आंसर हो गया, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोलॉइड्स फॉर्म व्हेन द गैस डिपेंड्स लिक्विड। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा गैस जो फॉर्म होगा, तो ये जो फॉर्म हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए कोलॉइड विद द गैस डिप्रेस्ड इन लिक्विड इज कॉल्ड द फॉर्म। देख रहे हैं एग्जाम्पल, whipped क्रीम, सोप, लेटर। ठीक है, इसका मुझे नॉर्मल छोटा सा है, ये आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेटोलाइट, इसमें से कौन सा जो मेटोलाइट है, ये जो बोरोन क्या है, मेटोलाइट है प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है वो मेटोलाइट का होता है, और बोरोन इज द क्लासिक मेटोलाइट। बोरोन क्या है, वो मेटोलाइट है। इट इज़ हार्ड, ब्रिटल्स एंड द सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, ये क्या, ये हार्ड भी होता है,
ब्रिटल भी होता है और सेमी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी भी होता है एंड कैन फॉर्म द कोवैलेंट कंपाउंड। ये जो कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, सोडियम एंड कैल्शियम आर द मेटल। सोडियम और कैल्शियम क्या होता है, वो मेटल है, और ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है, इसीलिए तो मेटल ऐड होगा नहीं, इसमें क्या हो गया, बोरॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट कौन सा है, तो सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम लोराइल सल्फेट जिसका हो जाएगा। लाइक द सोडियम लोराइल सल्फेट, ये जो है आर द मैन मेड क्लीनिंग एजेंट। ये क्या है, एक मैन मेड क्लीनिंग एजेंट है, और डेट्स वर्क द हार्ड वाटर विदाउट द फॉर्मिंग स्कीम। ये जो हार्ड वाटर के लिए जो काम करता है, और अनलाइक द सोप, सोडियम स्ट्रेट, सोडियम से 1 नंबर में जो दिया हुआ ऑप्शन सोडियम स्ट्रेट, ठीक है। विच आर द नेचुरल, ये जो है नेचुरल एंड द इनइफेक्टिव हार्ड वाटर के लिए जो है यूज किया जाता है। ये नेचुरल डिटर्जेंट है, लेकिन यही जो है नेचुरली बनता है एजेंट है, और ये इनइफेक्टिव है, ये उतना इफेक्टिव नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस। यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछ दिया, आगे ऊपर हम लोग बताए थे, तो कौन होगा, या नियॉन होगा। ऊपर देखें नोबल गैस को हम लोग, तो ठीक है, तो 12 का क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, नियॉन है, नायलॉन है। नायलॉन इज अ मैन मेड, ये जो है एक मैन मेड पॉलीमर है, फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टेमरिस एंड द डाइकार्बोनिक एसिड। इट इज यूज इन द टेक्सटाइल रोप्स एंड फाइबर्स, ठीक है। स्टार्च सेलुलोज आर द नेचुरल पॉलीमर, ये जो है एक नेचुरल पॉलीमर है। वाइल द रबर कैन द नेचुरल और द सिंथेटिक, रबर जो है नेचुरल और सिंथेटिक दोनों की तरह से बनाया जाता है, ठीक। बट नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स। नेचुरल रबर जो है वो कहाँ मिलता है, कैसे ऑब्टेन होता है, लेटेक्स के थ्रू। ये क्वेश्चन पूछता है कि नेचुरल रबर कहाँ कैसे होता है, तो ये देख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HCl सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये चारों में से, क्योंकि H2O तो न्यूट्रल है, वाटर ही है, ठीक है। और CH3COS को इसको क्या बोलते हैं, ये जो है एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है ये। और H2CO3 जो है वो क्या है, कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। ये सब जो ये सबको वीक एसिड में देखा जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। साइंस का क्वेश्चन है, हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा ये बोरिंग लग रहा हो या फिर समझ में ना आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेनेशन भी बता रहे हैं, सुनने का कोशिश कीजिए। हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ भी दे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन हैं, यहाँ से ADO में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको देखिए, फिर आगे हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, और इसी तरह चलता रहेगा। तो हम लोग कल से, अगर आप लोग बोलिएगा, तो हम सोच रहे हैं कि मैथ का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो डिस्कशन कराएं। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि हम मैथ का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आए? अगर आप लोग चाहते हैं तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम लोग वो उस चीज़ को भी जो है स्टार्ट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइट ब्लड सेल टाइप ऑफ द, ये बोल रहा है कि WBC सेल का यह कौन सा इसमें टाइप है, तो ये कौन सा है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है वो WBC के ही टाइप में आता है। WBC मेनली प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, ये जो बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, और क्यों, इसका क्या काम, फंक्शन क्या है, वो जो है इन्फेक्शन से लड़ने का जो है, मेनली इसका काम क्या है WBC का, वो इन्फेक्शन से जो फाइट करता है, उससे जो लड़ने की कोशिश करता है, ओके। और अगला ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, न्यूट्रोफिल, ये जो मोस्ट एबेंडेंट है, ये सबसे ज़्यादा जो है एबेंडेंट है, और इसका क्या काम है, फाइट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड द फंगी, बैक्टीरिया और फंगी से जो लड़ने में मदद करता है। और यूसिनोफिल्स का क्या है, ये जो है फाइट पैरासाइट्स एंड द रेगुलेट द
एलर्जीज, ये पैरासाइट से फाइट करता है और एलर्जीज जिनको जो है रेगुलेट करता है। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि एलर्जी को रेगुलेट करने में कौन सा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। 4 ऑप्शन दे देगा तो वहाँ पे क्या होगा, यूसिनोफिल्स। ठीक है, चलिए तो हाईलाइट हम इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट था उसको हम हाईलाइट कर दिए हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताइएगा, तो इसका भी हम लोग PDF अपलोड कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, अ लार्ज मस्कुलर सीट that form the floor of the chest cavity। ठीक है, चेस्ट कैविटी जो चेस्ट कैविटी में जस्ट लार्ज मस्कुलर फीट कौन सा होता है, तो डायफ्राम। ये डायफ्राम जो है ये जो है सबसे लार्ज होता है। मतलब ये क्या, ये देखते होंगे आपके लंग्स के नीचे का जो है वो पार्ट होता है, रिब होता है, वो जो है सबसे नीचे वाला पार्ट जो है उसको ही जो हम लोग जो है डायफ्राम बोलते हैं। जैसे ऐसे करके होता है। ठीक है, और मान लीजिए ये लंग्स है आपका, और जब आप लोग जो है इन्हेलेशन करते होंगे, जब सांस लीजिएगा ना, तब डायफ्राम का क्या होगा, वो जो डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा और मस्कुलर जो एक्सपेंड करेगा। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है। डायफ्राम का एक तो ये डोम शेप का बना हुआ होता है। और डायफ्राम का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द इन्हेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रास्ट एंड द मूव डाउनवर्ड। ये जो है जब इन्हेलेशन करते हैं तब डायफ्राम क्या होता है, वो जो कॉन्ट्रास्ट करता है और नीचे की ओर जो वो मूव करता है, मूव डाउनवर्ड। ये जो इम्पोर्टेंट है इसको हम लोग देखेंगे, ये चीज़ दिया नहीं हुआ एक्सप्लेनेशन में, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं ये क्या कर रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, द डायफ्राम इज लार्ज डोम शेप शीट्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स लोकेटेड इन द बेस ऑफ द चेस्ट कैविटी। ठीक है, चेस्ट कैविटी के जो है सबसे बेस वाला पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, उसी को हम लोग यार डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। ये जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम को बढ़ाता है ड्यूरिंग द एयर इनटू द लंग्स, जब एयर लंग्स में जो है एयर जाता है, मतलब कि हम लोग जब सांस लेते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन जो है रिस्पायरेशन विदाउट ऑक्सीजन का जो होता है, उसी को जो है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसमें देखिए हम लोग कुछ एडिशनल चीज़ ऐड किए हैं। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में जो है वो मेनली जो है कहाँ पर होता है, वो एनॉर्बिक रेस्पिरेशन देखा जाता है। दिस प्रोसेस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू द जनरेट एनर्जी। जब ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन का कमी के कारण जब जो प्रोसेस अकर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दिस इज द बैकअप एनर्जी सिस्टम व्हेन द ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता उसको बैकअप एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, उसी को जो है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इस सब टाइप का भी आपको दे दिया जाएगा ऑप्शन में क्वेश्चन बना करके, तो पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन। कॉर्निया जो है किसका पार्ट होता है, ये सबको पता ही आइज़ का होता है। ठीक है, इसमें कुछ तो बड़ा चीज़ है नहीं। अगला क्वेश्चन, एल्गी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम। एल्गी जो है इकोसिस्टम का किससे बिलोंग करता है, वो जो है प्रोड्यूसर से सॉरी, एल्गी जो है वो प्रोड्यूसर से बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि एल्गी आर द सिंपल प्लांट लाइक द ऑर्गेनिज्म दैट यूज फोटोसिंथेसिस टू क्रिएट देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो अपना खुद का और जो है खाना बनाता है, और इन द इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड नोन एज द प्रोड्यूसर। जो अपना खुद का खाना खुद से बनाता है उसी को जो है क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये चीज़ समझ में, छोटा सा चीज़ ये जो है समझ में आ रहा। अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर सेशन को लाइक कीजिएगा
आप लोग जो लाइक नहीं करते हैं, देख तो लेते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करते हैं। इसीलिए जो है हम सेशन को बीच में बंद भी कर दिए थे, क्योंकि आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो मुझे अपना टाइम वेस्ट करना भी कोई ज़रूरी नहीं है, हम भी छोड़ देते हैं। चलिए कोई नहीं, अगर अच्छा लग रहा है ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वाटर सिल्क एंड द ब्लैंकेट विल द अदर नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो है किसका नाम, दूसरा नाम है, तो एस्पिडो, ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर बॉर्न डिजिट। इसमें बोल रहा है वेक्टर बॉर्न डिजिट कौन सा है, तो कौन सा वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन सा है, तो वो जो है मलेरिया है। मलेरिया सबसे ज़्यादा जो है डिजीज है जो कि जो है एक दूसरे से फैलता भी है। मतलब किसके थ्रू फैलता है, इन्फेक्शन एजेंट इसका क्या होता है मलेरिया में, वो भी देखते हैं। तो वेक्टर जो है, वेक्टर डिजीज क्या है, वो जो है किधर गया, हाँ, ये कैसे मलेरिया जो है वो कैसे होता है, इट इज़ कॉजेज बाय द प्लाज्मामोडियम पैरासाइट। It is caused by the Plasmodium parasite and the transmitted to human through the bite of the infected female Anopheles mosquito। फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो के जो है बाइट के कारण से ही जाइए फैलता है। फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो ही होता है, मेल नहीं होता, फीमेल ही होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो अगर पूछेगा किससे होता है तो किससे होता है, तो फीमेल एनाफोलस मॉस्किटो के बाइट करने से ही जाए ये चीज़ होता है। ठीक, दूसरा मम्प। ये मम्प जो है वो कौन सा कैसा डिजीज है, तो ये जो है एक वायरल डिजीज है और कॉजेज बाय द पारामिक्सोवायरस के कारण जो है ये फैलता है। दूसरा क्या है, फेन्यूमोनिया कैसा है, ये जो है infection respiration disease that causes by the inflammation is one और बोथ लंग। जो एक लंग का दोनों पार्ट में या एक पार्ट में या दोनों पार्ट में जो है इन्फेक्शन हो जाता है उसी को जो है फेनमोनिया डिजीज भी बोला जाता है। ये जो है ये इन्फेक्शन के कारण जो है होता है। और कोलेरा कैसा है, वो जो बैक्टीरियल डिजीज है। और ये कैसा डिजीज है, वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर के कारण जो है मतलब कि गंदा पानी रखा होता है वो सब पीने से जो कोलेरा का मेन डिजीज जो होता है, तो वो जो है वाटर बॉर्न डिजीज है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, ये जो हम लोग हिस्ट्री का ये तो पहला क्वेश्चन देख ही, बेटर और बक्सर वाला देख ही लिए थे। तो आप लोगों को साइंस का सेक्शन जो है कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो हिस्ट्री का सेक्शन शुरू होता है। ठीक है, हिस्ट्री का सेक्शन शुरू होता है। यहाँ पे क्या है, व्हाट वाज द मेजर ग्रेविनेंस ऑफ द इंडियन सिपाही रिगार्डिंग देयर सर्विस एंड द ब्रिटिश अंडर द ब्रिटिश। ठीक है, ये क्या होता है, ओवरसी सर्विस। क्या मेन कि यहाँ पे क्या था ना कि जब 1857 रिवॉल्ट हुआ था, 1857 रिवॉल्ट हुआ था, इसमें सबसे बड़ा सिपाही म्यूटनी का एक ये भी रीजन था कि यहाँ का जो सिपाही था उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था सी के समुद्र के जो है दूसरी पार जाने के लिए। लेकिन उसका जो रिलीजियस थाउट एक था कि अगर हम लोग समुद्र का दूसरा पार जाएंगे तो हमारा धर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए ये रिचुअल के कारण भी जो है सिपाही के अंदर में जो मतभेद बहुत ज़्यादा पैदा हो गया, और ये भी एक रीज़न है। तो वही पूछ रहा है कि व्हाट वाज द मेजर ग्रेविनेंस इंडियन सिपाही रिगार्डिंग द सर्विस अंडर द ब्रिटिश। तो क्या है, हो जाएगा ओवरसी सर्विस। ठीक है, सी नंबर। अगला देखिए, अगला क्या कहा है कि विच इंटरनेशनल इवेंट डिड द स्वामी विवेकानंद गेन प्रोमिनेंस 1893। ठीक है, ये क्या हुआ था, तो कहाँ पे दिए थे, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। स्वामी विवेकानंद rose the international fame after his powerful speech at the World Parliament of the Religion in 1893
कहाँ पे? चिकागो में जो है इनका जब बहुत ही पॉपुलर स्पीच हुआ था, वहीं से जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गए थे। और ये जो कौन से थी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? हिंदुइज्म को जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन क्या करा? द सॉन्ग वंदे मातरम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड विच जर्नल? मतलब वंदे मातरम जो सबसे पहले कहाँ पे पब्लिश किया गया था? ये कहाँ पे हुआ था? ये जो है बंगा दर्शन, डी नंबर, बंगा दर्शन में जो सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था। और इसके एडिटर कौन थे? इसके एडिटर जो है ये जो कौन से थे? द सॉन्ग वंदे मातरम become the iconic symbol of the Indian national movement, was the first published in 1882 in the Bengali literary journal बंगा दर्शन। ये जो बंगाली न्यूज़ एक जनरल था, उसी में जो ये 1882 में जब पब्लिश किया गया था। इसके एडिटर कौन थे? ये जो इसका एडिटर जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो इस जनरल के एडिटर थे और वही जो पब्लिश किए थे। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अगला अल हिलाल क्या है? ये एक जो उर्दू न्यूज़पेपर है और इसके फाउंडर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है किसके फाउंडर थे? अल हिलाल उर्दू न्यूज़पेपर के। केसरी किनका था? बाल गंगाधर तिलक का था। और ये कब आया था? 1881 में हुआ था। और ये कौन सा लैंग्वेज में आया था? मराठी लैंग्वेज में आया था। और ब्रिटिश जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है क्या बोलते थे? द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। ये जो पूछा भी जाता है द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ब्रिटिश किसको बोलता था? ये जो है बाल गंगाधर तिलक को बोलता था। यंग इंडिया किसका था? ये सबसे पहले स्टार्टिंग में जो है ये लाला लाजपत राय जो है 1916 में स्टार्ट किए थे, लेकिन बाद में जो है ये फेमसली फिर से जो है पब्लिश हुआ। और इसका एडिटर कौन थे? महात्मा गांधी जो है। और ये कब से कब तक? 1919 से 1931 में हुआ था। और इस बार 71वीं बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वहाँ पे क्या किया था? यंग इंडिया के बदले जो है द यंग इंडिया कर दिया था। इसीलिए जो है द लगा देने से ऐसा कुछ न्यूज़पेपर था नहीं। ऑप्शन में महात्मा गांधी था, सभी स्टूडेंट जो है महात्मा गांधी को टिक किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन को जो डिलीट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि द इंडिया करके कोई न्यूज़पेपर नहीं है। ये जो है यंग इंडिया करके न्यूज़पेपर है, जो कि बाद में महात्मा गांधी जो है फेमस किसके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी द्वारा। अगर पूछ देगा इनिशियली इसको कौन लाया था, तो वो लाला लाजपत राय लाए थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हु assassinated द कर्जन वैली इन लंदन? 1919। कर्जन वैली को असैसिनेट जो है 1909 में कौन किया था? ये जो है मदन लाल ढींगरा जो है किए थे। ठीक है, अगला क्या करें? In which election did the Swaraj Party emerge the single largest party in the Central Legislative Assembly? कौन सा इलेक्शन में हुआ था? 1927 में। 1927 में जो है ये स्वराज पार्टी जो है किसके द्वारा बनाया गया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है बनाया गया था, जो कि पार्टिसिपेट किया था 1923 के इलेक्शन में। और ये जो है बाद तभी जाकर के क्या हुआ? सिंगल लार्ज पार्टी जो है वो बन गए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सैमन कमीशन रिकमेंड द लीड द विच इवेंट 1913? सैमन कमीशन जो है किसको लीड किए थे? ये जो फर्स्ट सैमन कमीशन जो आया था वो राउंड टेबल को कॉन्फ्रेंस को जो है लाने के लिए आए हुए थे। और क्योंकि ये कांग्रेस मेन उसका पर्पस था कि कांग्रेस और ब्रिटिश के बीच में जो है एक समझौता हो, ताकि जो है वहाँ पे कुछ इंडिया को रूल करने के लिए आप किस तरह से क्या पॉलिसी है वो आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, उसके लिए जो है सैमन कमीशन लाया था। लेकिन सैमन कमीशन हुआ क्या था कि वहाँ पे इंडियन कोई भी नहीं थे, सारा का सारा जो ब्रिटिशर्स ही था। इसीलिए जो सैमन कमीशन को जो बाइकआउट कर दिया गया था, गो सैमन करके भी जो है स्लोगन चला था। इसीलिए जो
सेवन कमीशन जो मेनली किसके लिए आया था, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ दिया हुआ, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में जो है पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया था। ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि दूसरा फिर जो है उस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है कांग्रेस जो पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए जो फिर गांधी इरविन पैक्ट आता है, और उसके थ्रू जो है फिर कांग्रेस जो पार्टिसिपेट करता है, गांधी जी भी जाते हैं। तो गांधी जी जैसे सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिटर्न ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट द गांधी एग्री टू, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इसके में जो गांधी किस चीज़ में एग्री हुए थे, तो सप्रेस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है वो बंद करने को जो है मान गए थे गांधी जी। और गांधी इरविन पैक्ट साइन मार्च 5 1931 में जो गांधी और इरविन का पैक्ट होता है, और जिसमें कि गांधी जी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जब वापस ले लेते हैं। एज द पार्ट द गांधी एग्री द सस्पेंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड पार्टिसिपेट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है अपने पार्टिसिपेशन को के लिए भी जो है एग्री हो जाते हैं। ठीक है। तो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करता है, फर्स्ट में नहीं करता। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स, Resignation of the Congress Minister 1939 leads which of the political development, 1939 में जो है कौन से पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कारण जो कांग्रेस के मिनिस्टर जो है रिजिग्नेशन करने लगे थे। तो ये क्यों करने लगे थे, मुस्लिम लीग के डिमांड्स, पाकिस्तान का डिमांड्स के कारण जो करने लगे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्या करा है, द ब्रिटिश यूज विच मेजर टू सपोर्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कौन का हुआ था, तो मार्शियल लॉ और मास अरेस्ट से जो है ब्रिटिश को जो है सप्रेस करने का, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करने का भी जो ट्राई किया था। दे इमीडिएटली अरेस्ट द मेजर लीडर्स, जो भी बड़ा बड़ा लीडर्स था उसको अरेस्ट करने लग गया था, और इम्पोज द मार्शियल लॉ इन मेनी एरियाज, बहुत सारे एरिया पे जो है वो मार्शियल लॉ भी जो है इम्पोज कर दिया था, और यूज द ब्रूटल फोर्स इंक्लूडिंग द पुलिस फायरिंग एंड द मास अरेस्ट द क्विल एंड द रिविलियन, ये जो वहाँ पे इसीलिए जो है क्या हो गया, किस तरह से सप्रेस करने, क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस करना चाहा था, वो जो मार्शियल लॉ लगा करके और मास अरेस्ट करके बहुत सारे मेजर लीडर्स को और प्रेजेंट को भी जो है अरेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण जो है एक ये भी बहुत बड़ा मेजर इशू मतलब कि माना जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है सप्रेस करने का ये भी एक रीज़न था। अगला क्वेश्चन क्या करें, द कम्युनल वेलोसिटी आफ्टर द डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में कौन जिन्ना लाए थे, और ये कहाँ हुआ था, ये जो है बंगाल वाले पार्ट में हुआ था, और वहीं से सटा हुआ जो है ईस्टर्न बंगाल का जो है पार्ट था, नौखाली और बिहार। ठीक है, इसी पार्ट में जो है डायरेक्ट एक्शन हुआ था, कौन लाए थे, जिन्ना। अगला क्वेश्चन क्या करा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है इसमें कौन सा सही है, द सिविलाइजेशन हैड द एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल सही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था, मोस्ट सिटी वर बिल्ट इन द बैकब्रिक्ड, ये भी सही है, वहाँ ईंट का बना हुआ जो है बर्न ब्रिक का बना हुआ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है शहर था। और तीसरा ऑप्शन क्या करा, द यूज द आयरन टूल, नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है आयरन टूल का यूज़ नहीं हुआ था, चारकोलिथ पीरियड्स में जो है जाकर के आयरन का यूज़ किया गया था। ठीक, और एग्रीकल्चर यहाँ पे क्या होता था, आयरन का यूज़ नहीं होता था, यहाँ पे पीपुल किसका यूज़ करते थे, स्टोन का यूज़ करते थे, कॉपर का करते थे, ब्रॉन्ज टूल का यूज़ करते थे, ये तीनों का यूज़ करते थे। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग द व्हीट बार्ले कॉटन फर्स्ट एविडेंस ग्लोबल, ये जो ग्लोबली जो है सबसे पहले गेहूँ और कॉटन ये सब का जो है कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही यूज हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्या करा है, रिगार्डिंग द सोशल कल्चर इन द लेटर वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है? कह रहा है द गोत्रा सिस्टम इनिशिएटिव इमर्ज टू रेगुलेट द मैरिज विद इन द ब्राह्मण कम्युनिटी। सही है। लेटर वैदिक पीरियड में जो गोत्र वाला सिस्टम को जो माना जाता था, ठीक है। द 4 आश्रम स्टेज वर द कोडिफाइड ड्यूरिंग द पीरियड। ये भी सही है। 4 स्टेज होता था, ब्रह्मचर्य होता था, गृहस्थ होता था, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यासी और एक होता था, देखिए भूल रहा है, दिया होगा यहाँ पर। हाँ, ब्रह्मचर्य होता था, गृहस्थ होता था, वानप्रस्थ होता था और सन्यासी होता था। ये 4 जो है आश्रम का उस टाइम का यूज होता था। अगला क्या करा, द कास्ट सिस्टम बिकम द मोर रिजिड। कास्ट सिस्टम जो उस टाइम बहुत ज़्यादा रिजिड होता था, और दूसरे जो कास्ट में शादी भी बहुत कम, मतलब कि वहाँ पे देखा गया था, ठीक है। तो उस तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। इसमें हम बहुत ज़्यादा एडिशनल फैक्ट भी जो है इंक्लूड किए हैं, तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, सबसे पुराना जो है बुद्धिस्ट का कौन सा है? तो ये कौन सा है, वेणुवन। वेणुवन जो है वो बुद्धिस्ट का सबसे पुराना मोनेस्ट्री है। ये कहाँ पे था, ये राजगीर में था, ठीक है। राजगीर में, राजगीर कहाँ पे, बिहार, अपना ही बिहार में। और आप लोग ये बताएंगे कि राजगीर को कैपिटल सबसे पहले जो है राजगीर में सबसे पहला कैपिटल जो है कौन किया था, वहाँ का सबसे पहला संस्थापक कौन था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट मोनार्की इन द बिहार। इस यहाँ का जो ज़मीन को डोनेट कौन किया था, तो यहाँ पे कौन किया था डोनेटेड, मगध किंग बिम्बिसार। तो बुद्धा एंड हिज संग्रह, बिम्बिसार जो है अपना प्रॉपर्टी जो है डोनेट किया था बुद्धा को, ठीक है। नालंदा तो लेटर गुप्ता पीरियड में जो है ये महावीरा के टाइम पे बना था। तो तक्षशिला एंड अमरावती वाज द ग्रेट सेंटर्स बट द डेवलप लेटर, ये बाद में जो डेवलप हुआ था। बुद्धा के बारे में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। बुद्धा का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? बुद्धा का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी जिले में हुआ था, नियर कपिलवस्तु जो है, कपिलवस्तु के पास ही जो है, लुम्बिनी नेपाल में है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इनके फादर जो है वो कहाँ के, मतलब कि हेड मतलब कि उनके फादर जो है साक्या रिपब्लिक क्लैन के जो है हेड थे। साक्या रिपब्लिक क्लैन के जो है हेड थे। पिता जो है गौतम बुद्ध के पिता कौन थे, साक्या रिपब्लिक क्लैन के जो है हेड थे। और मदर क्या थी, प्रिंसेस फ्रॉम द कोसलान डायनेस्टी। कोसलान डायनेस्टी के जो है कोसला डायनेस्टी के जो है वहाँ की राजकुमारी जो है उसकी माँ थी। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है एसोसिएटेड जो है बुद्धा से है, उस चीज़ को तो देखते। ये जो है इनलाइटमेंट कहाँ पे, बुद्धा इनलाइटमेंट कहाँ पे लिए थे? बोध गया में लिए थे। फर्स्ट सरमन कहाँ पर हुआ था? सारनाथ में इनका फर्स्ट सरमन हुआ था। और वैशाली में जो है क्या हुआ था, लास्ट सरमन कहाँ पर हुआ था बुद्धा का? तो वैशाली में। कुशीनगर में जो है इनका मृत्यु हो गया था 487 BC। और ये भी पूछा जाता है, कुछ इवेंट है उसको जो है सिंबल के थ्रू पूछा जाता है कि उसका सिंबल जो है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि उसका बर्थ जो है उससे कौन से सिंबल से रिलेटेड है। तो बर्थ किससे है, लोटस या बुल? लोटस या बुल से रिलेटेड क्या है, बुद्धा का बर्थ। महाविनिष्कर्मन कौन से सिंबल से है? महाविनिष्कर्मन जो है हॉर्स से। हॉर्स से किसको हम लोग डिनोट करते हैं, तो महाविनिष्कर्मन को। उसके बाद निर्वाणा किससे करते हैं? बोधि ट्री को जो है हम किस सिंबल के कौन से इवेंट को शो करते हैं? निर्वाणा को। निर्वाणा मतलब इनलाइटमेंट। और धर्म चक्र परिवर्तन जो किसको करते? व्हील, पहिया, चक्का। ये जो व्हील किसको करता है?
धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन किसको बोलते हैं? जब फर्स्ट सरमन हुआ था, फर्स्ट सरमन जब हुआ था उसको क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। और महापरिवाहना किसको बोलते हैं? डेथ। जब वो मर गए तो उसको क्या बोलते हैं? महापरिवाहना। और उसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं? स्तूपा। तो आई होप ये 5 चीज़ आपको याद होगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है बुद्धा से बहुत ज़्यादा रिलेटेड बनता है, तो आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगला उसी में जो कुछ और है, संगम एज पॉलिटी का जो है वो है। संगम एज को आप लोग इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा वो अपना नोट्स उल्टा करके देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो बताइएगा, उसका भी नोट्स जो हम शेयर कर देंगे। मेन वहाँ का जो है 3 डायनेस्टी जो है बहुत ज़्यादा फेमस था, चेरा, चोला और पांड्याज। ये जो है बहुत ज़्यादा फेमस था। और इसके एक्सप्लेनेशन में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया नहीं हुआ, जो भी है वो हम बता ही दिए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या करा है? द की रीजन ऑफ द गुप्ता डिक्लाइन वाज डिसेंट्रलाइज्ड ड्यू टू। गुप्ता डिक्लाइन जो है डिसेंट्रलाइज जो है क्यों हो गया, उसका जो है रीजन क्या था? तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? राइज ऑफ द लोकल फेडरल लॉर्ड्स। वहाँ का जो लोकल फेडरल जो है वो उनका बहुत ज़्यादा राइज होने लगी, उदय होने लगी, ऐसी कारण जो है मेनली इसको माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द स्टेट इनकम ड्यूरिंग द चोला टाइम। चोला टाइम में जो है सबसे बिगेस्ट क्या था? तो लैंड रिवेन्यू। लैंड रिवेन्यू जो है सोर्स जो है स्टेट इनकम का सबसे बड़ा था, और ये बहुत ज़्यादा जो ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता था। लैंड रिवेन्यू वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द स्टेट इनकम। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस फॉर द कलेक्टेड एज ए टैक्स। ठीक है, प्रोड्यूस जो है एक जितना प्रोड्यूस होता है उसका 1/6 भाग जो है उसका टैक्स जो है ले लिया जाता था। तो चोला टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? तो लैंड रिवेन्यू। बाबर रूल इन इंडिया वाज प्राइमरली फोकस्ड ऑन, वो किसके था? टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए जब बाबर का सबसे बड़ा उस टाइम पे उसका फोकस था। बाबर कब आया था? 1526 से 1530 में आया था। और ये बाबर जो है फाउंड अपना जो है किसको हरा करके किया था? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है जीतने के बाद जो है मुगल डायनेस्टी का जो स्थापना ये किया था। और किसको हराया था? राणा सांगा को जो बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था? 1527 में। बाबर और राणा सांगा को हराने के बाद जो है मुगल साम्राज्य का जो स्थापना जो है लोधी वंश का करने के बाद जो इसको हराया था 1527 में। 1526 में फर्स्ट पानीपत हुआ था, 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुआ था, राणा सांगा को हराया। फिर 1528 में जो है मेदिनी राय को हराया, बैटल ऑफ चंदेरी। ये 3 बाबर का जो है ये तीनों बैटल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बैटल ऑफ पानीपत 1526, 1527 में जो है बैटल ऑफ कानवा, और बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग इम्पोर्टेंट है, ये तीनों बैटल को याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अंडर द शेरशाह लैंड रेवेन्यू सिस्टम मेजरमेंट ऑफ लैंड वाज डन बाय। शेरशाह का जो सबसे बड़ा वहाँ पे क्या होता था? द स्टैंडर्ड यूनिट बीघा जो है शेरशाह के टाइम में जो लैंड रेवेन्यू में जो इंट्रोड्यूस हुआ था। शेरशाह का ड्यूरेशन क्या था? 1540 से 1545 सेंचुरी जो है इसका ड्यूरेशन था। इंट्रोड्यूस द एफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम। लैंड वाज द मेजर्ड यूजिंग बीघा। ज़मीन को जो मापने के लिए बीघा का यूज जो है इन्हीं के टाइम पे सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट बना करके यूज करना शुरू हुआ। टैक्स रेट क्या था? 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/3 भाग जो है टैक्स जो ले लिया जाता था। अगला, अकबर एबॉलिश द विच टैक्स ऑफ द नॉन मुस्लिम। अकबर जो कौन सा टैक्स को जो है एबॉलिश किया था? ये जो जजिया को किया था। फिर बाद में जा कर के अकबर जो है पिलग्रिमेज टैक्स को भी जो है एबॉलिश कर देते हैं। अकबर का ड्यूरेशन क्या था? 1556 से 1605 सेंचुरी। ठीक है, ये जजिया को कब एबॉलिश करते हैं? 1564 सेंचुरी में जो है ये जो है
नॉन मुस्लिम पे जो लगा हुआ था जजिया का, उसको भी जो है ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द जहांगीर। जहांगीर से रिलेटेड कौन सा सही है? तो ये जो है ये कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट सही है। जहांगीर जो है बहुत बाद में जा करके जो है कांगड़ा फोर्ट जो है उसको कैप्चर करते हैं, और फिर ही इशू द कॉइन ज्वाइंटली विद द नूरजहाँ के नाम से भी जो है एक सिक्का चलाते हैं। ठीक है, ये सही है। और बाद में क्या होता है, जो मेवाड़ को जो है ये फुल्ली एनेक्स तो नहीं कर पाता है अकबर, तो वो क्या करता है, एक ट्रीटी करता है 1615 में अमर सिंह से। उसमें जब पार्शियली जो है ये मेवाड़ जो है मुग़ल से मिल जाता है। तो ट्रीटी ऑफ 1516 में किससे होता है? अमर सिंह से मेवाड़ को जो है मुग़ल में मिलाया जाता है। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन भी यहाँ तक ख़त्म हो गया है। अगला क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से शुरू होगा। तो ये बहुत ही ईजी है, इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन भी है, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन वैसे ही बहुत लंबा हो गया है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि जो है हम लोग अगला सेशन लाए। नहीं तो फिर आप लोग जानते ही हैं कि अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा तो मेहनत करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी सेवक को लाइक